हेलो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले फिनलैंड और स्वीडन ने एप्लीकेशन दी थी कि वो लोग नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। तो नेटो के मेंबरशिप के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने एप्लीकेशन दी थी, जिसके बाद टर्की इसके अगेंस्ट हो गया। टर्की ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो उसे परमिशन नहीं देगा फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने का। तो क्या टर्की के पास ऐसे अधिकार हैं? क्या ऐसा करने वाला टर्की पहला देश बन रहा है जो कि किसी देश को नेटो का मेंबर बनने से मना कर रहा हो? आखिर टर्की चाहता क्या है? क्या टर्की की पॉलिसी रशिया के टूवर्ड्स है? इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज के सेशन पे आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरे साथ मैं हूं पूजा और आप सभी लोगों का परचम की क्लासेस में स्वागत है। लास्ट में एक क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये जो पूरा मुद्दा है ये इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है जो कि काफी गरमाया हुआ है, काफी समय से न्यूज में चल रहा है और इसी के कारण, इसी नेटो के कारण ही तो रशिया और यूक्रेन का इन्वेजन हुआ था। जो भी वॉर आपने देखी जिसके कारण हमारे देश में भी उसका इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लेशन आया, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, तो वो सब वजहों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए है तो वेबसाइट पे या फिर परचम के एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। तो फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए हम देखते हैं कि न्यूज क्या है। वाई इज टर्की अगेंस्ट नेटो मेंबरशिप ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन। ठीक है, अगर मैं नेटो के बारे में बात करती हूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1949 में बना था और लगातार इसका एक्सपांशन होता जा रहा है। अगर हम 2020 में बात करते हैं तो 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो सबसे नया मेंबर नेटो का बना था और नेटो का हेड ऑफिस आपको ब्रुसेल बेल्जियम में मिलेगा। अब यहाँ पे नेटो की मेंबरशिप ज्वाइन करने का बड़ा आसान सा तरीका है। नेटो में अभी प्रेजेंट टाइम पे 30 मेंबर है। कितने मेंबर है? 30 मेंबर है। अगर 30 हो के 30 मेंबर परमिशन दे दे किसी भी देश के लिए कि हाँ वो शामिल हो सकता है तो वो शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी पर्सन वीटो कर दे या एक भी पर्सन अगेंस्ट हो जाए तो नया कंट्री जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बन सकती। तो यहाँ पर वही हो रहा है। 30 मेंबर में एक मेंबर जो है वो टर्की है। टर्की नेटो का बहुत पुराना मेंबर है। 1952 में नेटो को ज्वाइन किया था टर्की ने और यहाँ पर सभी देशों की तो परमिशन मिल गई है कि फिनलैंड और स्वीडन जो है वो नेटो के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन टर्की ने, आप कह सकते हैं कि वीटो यूज किया या टर्की अगेंस्ट है और वो नहीं चाहता कि फिनलैंड और स्वीडन यहाँ पर नेटो के मेंबर बने। आखिर ऐसा क्यों टर्की ऐसा नहीं चाहता? और क्या पहली बार टर्की ऐसा कंट्री है जो कि इस तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि आपको पता है सभी नेशन, यूरोपियन जो यूनियन है, इसके अलावा अमेरिका है, वो सभी लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रशिया के पास के देश है वो नेटो के मेंबर बन जाए। तो अगर हम रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में बात करते हैं तो ये कहानी कोई आज की कहानी नहीं थी। अगर आप पूरा क्रेडिट देना चाहो तो जर्मनी को दे सकते हो, क्योंकि जर्मनी ने क्या किया था 2008 में जब यूक्रेन ने कहा था कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है तो जर्मनी ही एक वो कंट्री थी जिसने यहाँ पे वीटो यूज किया था, या जर्मनी अगेंस्ट था कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर ना बने। अगर उस समय जर्मनी हाँ कर देता तो नेटो का मेंबर यूक्रेन होता और हो सकता है कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर आज के समय में आप देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही है? लेकिन टर्की जो है वो जॉर्जिया और यूक्रेन दोनों के समर्थन में रहा है कि दोनों के दोनों नेशन जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी नेटो का मेंबर बन जाए। ठीक है, तो 2008 की घटना आपको समझ में आ रही है। ये वही जर्मनी है जो अभी भारत को भी क्रिटिसाइज कर रहा है। वो भारत के लिए कह रहा है कि भारत को जो वीट का एक्सपोर्ट है उस पर बैन नहीं लगाना चाहिए था। ये वही जर्मनी है जिसने 2008 में यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनने नहीं दिया। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम बात करते हैं कि टर्की की आखिर समस्या क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहा है। तो देखिएगा, बड़ा सिंपल सा कहानी होता है, कर्मा इज बैक, है ना। जैसा करते हो वैसा आपको मिलता है। तो कहानी ऐसी है कि टर्की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्की भी चाहता है कि नेटो का एक्सपांशन हो। इसलिए तो टर्की जो है वो यूक्रेन और जॉर्जिया के फेवर में था कि वो लोग भी नेटो का मेंबर बन जाए। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन की कहानी अलग है। देखिए, फिनलैंड और स्वीडन जो है वो शुरू से ही न्यूट्रल रहे हैं। जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, दो गुट बने हुए थे, तो भी वो दोनों कंट्री जो है वो किसी भी गुट में शामिल नहीं थी, तो हमेशा से न्यूट्रल रही हैं। लेकिन जब रशिया का यूक्रेन में इन्वेजन हुआ उसके बाद यहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो नेटो में शामिल हो जाए। अगर हम इस इन्वेजन के पहले की बात करते हैं तो लगभग 25% जो फिनलैंड के लोग थे वो चाहते थे कि फिनलैंड के लोग चाहते थे कि वो नेटो में शामिल हो। लेकिन जब इन्वेजन हो गया, रशिया ने जब इन्वेट कर दिया यूक्रेन पे, उसके बाद वोटिंग कराई गई और 76% वोटिंग की गई कि वो लोग फेवर में है कि नेटो का मेंबर फिनलैंड को बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो टर्की है वो भी नेटो का एक्सपांशन चाहता है, क्योंकि इसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। ऐसा झुकाव उसका नहीं है कि रशिया की तरफ ज़्यादा झुकाव हो। हालांकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बोल सकते हैं आपकी टर्की के हैं। तो इसलिए तो टर्की ने जो भी आपने
कह सकते हैं सैंक्शन लगाए थे रशिया में, तो उनका अपोज किया था टर्की ने, लेकिन यूक्रेन को 72 ड्रोन्स की मदद भी तो टर्की ने ही की थी। तो इस तरीके से टर्की की जो पॉलिसी रही है वो हमेशा कैसी रही है, इंडिपेंडेंट रही है। वो किसी रशिया या किसी यूक्रेन या किसी और नेशन के फेवर में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या फंस गई है, प्रॉब्लम ये फंस गई है कि आज से कुछ समय पहले की घटना की बात करते हैं। यहाँ पर पूरी कहानी को समझने के पहले कुछ बातें आपको जाननी चाहिए, कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी या फिर कुछ मिलिटेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम वो देखेंगे जिसके कारण ये पूरा मुद्दा आपको थोड़ा आसान वे में समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनलैंड के बारे में। आप ये देख सकते हैं फिनलैंड, जिसकी कैपिटल क्या है, हेलेंस्की है, और लगभग 1300 किलोमीटर की बाउंड्री या बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ ये बनाता है। तो बहुत बड़ी बाउंड्री है। अगर फिनलैंड नेटो का मेंबर बनता है तो अमेरिका की जो फोर्सेज हैं, तो अमेरिका की फोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय की जा सकती हैं। यहाँ पर जो सैन्य ठिकाने होते हैं या मिलिट्री अड्डे होते हैं वो भी अमेरिका के द्वारा सेटअप किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए रशिया जो है बिल्कुल अपोज में है कि फिनलैंड जो है, धमकी भी दी है, इनफैक्ट वार्निंग भी दी है रशिया ने कि फिनलैंड जो है उसको नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो इस्कंदर मिसाइल सिस्टम है, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है, जिनकी कैपेसिटी 5 किलोमीटर टारगेट को हिट करने की है, साथ ही साथ जो भी हमारे डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी चकमा देने में इस्कंदर मिसाइल यूज़फुल है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रशिया ने 7 इस्कंदर मिसाइल जो है उसको यहाँ पे फिनलैंड की बॉर्डर में डिप्लॉय भी कर दिया है। साथ ही साथ रशिया ने कहा है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं फिनलैंड को उसको भी हम कट कर देंगे। तो इस पर फिनलैंड का जवाब आता है कि केवल 10% ही हमारी यूटिलिटी का रशिया देता है, तो हम इसको खुद और स्वीडन की मदद से जनरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स या बातें चल रही है। तो रशिया ने एक तरीके से धमकाने की कोशिश भी फिनलैंड को की है। अगर आप नेटो में शामिल हुए तो आप देख लीजिएगा लाइक दिस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है फिनलैंड की, तो सना मरीन है, और यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। चलिए अगला नेशन हम देखते हैं, स्वीडन। स्वीडन, आप कहेंगे कि यहाँ तो स्वीडन की बाउंड्री रशिया से लग नहीं रही, तो रशिया को क्या ऑब्जेक्शन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, मैगडेलेना एंडरसन है। अब यहाँ पे स्वीडन का सबसे बड़ा या आइलैंड बोल सकते हैं, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ स्वीडन कौन सा है, गॉटलैंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल्टिक सी में, लगभग स्वीडन से 90 किलोमीटर की दूरी पर जो है बाल्टिक सी में आपको गॉटलैंड मिलेगा। और बाल्टिक सी, अगर आपने स्वीडन नेटो में शामिल हो गया तो ये गॉटलैंड भी नेटो का एक हिस्सा बन जाएगा, और यहाँ पर जो है वो नेटो कंट्री अपनी आर्मी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, अपना मिलिट्री अड्डा बना सकते हैं। और बाल्टिक सी का डायरेक्ट एक्सेस आप यहाँ पे देख सकते हैं रशिया के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये बेनिफिट नेटो मेंबर को मिलेगा इन फ्यूचर। तो इसलिए यहाँ पे रशिया जो है वो स्वीडन के भी अपोज में है, लेकिन ज़्यादा अपोज में किसके हैं, फिनलैंड के हैं। अब बात कर लेते हैं टर्की, जो कि अपोज में है, अगेंस्ट में है। तो टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा है, लायरा यहाँ पे करेंसी है, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो अर्डोन है, अर्डोवन है। ठीक है, अर्डोवैन, ये गैन नहीं पढ़ेंगे, इसको वैन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अर्डोवैन जो है वो प्रेसिडेंट थे कहाँ के, टर्की के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस्कंदर जो मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उनको भी फिनलैंड की बॉर्डर में डिप्लॉय किया गया है रशिया के द्वारा। अब ठीक है, टर्की की बात समझ गए। टर्की का सबसे बड़ा शहर भी आपको पता होगा, इस्तांबुल है, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे टर्की, सीरिया, इराक और ईरान, इसका ये जो डॉटेड एरिया दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप एक्टिवेट है काफ़ी समय से। सीरिया सिविल वॉर हो गई या फिर जो भी यहाँ पे इन्विजन का हो गया या वॉर की सिचुएशन हो गई, तो उसके लिए रिस्पॉन्स पर यही मिलिटेंट ग्रुप है जिसको हम PKK के नाम से जानते हैं। PKK का मतलब क्या होता है, खुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या खुर्दिस्तान मिलिटेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, PKK। ये लोग इस एरिया को एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, खुर्दिस्तान। ठीक है, तो ये खुर्दिस्तान बनाना चाहती है, ये मिलिटेंट ग्रुप है यहाँ पे, जो कि 1978 में अस्तित्व में आया था। मतलब फाउंडेशन कब हुआ था, 1978 में था। इस ग्रुप के द्वारा 2016 में टर्की में तख्ता पलट या मिलिट्री रूल लाने की कोशिश भी की गई। बात समझ में आई। अब सुनिएगा कहानी। तो यहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड जो दो नेशन है वो इस मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। इस मिलिटेंट ग्रुप को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। टर्की ने कहा कि आप इस मिलिटेंट ग्रुप को एक आतंकवादी संगठन है जिसके कारण हमारे देश में आंतरिक अशांति है, इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है,
तो आप इन मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट मत करो, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन मिलिटेंट ग्रुप के जो लीडर हैं वो कुछ लीडर के अड्डे जो है वो फिनलैंड और स्वीडन में भी देखे गए हैं, और यहाँ पे 33 ऐसे पर्सन हैं जो कि फिनलैंड और स्वीडन में प्रेजेंट हैं, और टर्की ने कहा था कि आप उन्हें वो लौटा दो या वापस भेज दो उनको, तो अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उन लोगों ने डिनाई कर दिया। तो लगातार टर्की यहाँ पे बोल रहा है कि आप इन मिलिटेंट ग्रुप को जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट मत करो या फिर मिलिट्री सपोर्ट इनको मत करो, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्की का यहाँ पे कंसर्न था, और यहाँ पे जो फिनलैंड और स्वीडन है उसने टर्की को मना कर दिया। तो अब टर्की कह रहा था चलो ठीक है, आज तो तुम हमें मना कर रहे हो, हम भी देखेंगे, एक समय हमारा भी आएगा। तो आज टर्की का समय आ गया है। तो जब नेटो के मेंबरशिप बनने की बात चल रही है स्वीडन और फिनलैंड की, तो टर्की यहाँ पे जो है वो अपोज कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और कहानी होती है, क्या आपने सुना होगा AS-400 रशिया का एक डिफेंस सिस्टम है कि नहीं? तो 2019 में रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को टर्की ने लिया था, ठीक है। इसके अलावा टर्की ने जो है वो सीरिया पे जो है, सीरिया और टर्की का वॉर भी चल रहा था, तो उस वॉर के बाद यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन ने यूरोपियन यूनियन और नेटो मेंबर्स को कहा, क्या कहा कि आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या सैंक्शन आर्म फोर्स की डिलीवरी पे टर्की पे लगाने चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, यूएसए ने और नेटो मेंबर्स ने, यूरोपियन यूनियन ने, फिनलैंड और स्वीडन ने कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या सैंक्शन जो है वो आर्म फोर्स की डिलीवरी पे टर्की पे लगाए थे 2019 में। इसके अलावा अमेरिका का जो F-35 एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उससे भी टर्की को बाहर कर दिया गया। तो टर्की तो बहुत गुस्से में था फिनलैंड और स्वीडन के कारण। तो बिल्कुल यही रीज़न है कि टर्की मना कर रहा है कि हम फिनलैंड और स्वीडन को परमिशन नहीं देते हैं कि वो नेटो में मेंबर बने, ठीक है। पहली चीज़ ये है, क्योंकि टर्की चाहता क्या है, टर्की केवल इतना चाहता है कि फिनलैंड और स्वीडन जो है इन मिलिटेंट ग्रुप को हेल्प करना बंद कर दे। दूसरा, टर्की चाहता है कि उन पे जो आर्म फोर्सेस की डिलीवरी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है वो हटा दे, और वापस से टर्की F-35 का जो है वो मेंबर बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल वो मेंबरशिप दे देगा। ये प्रॉब्लम्स है। बात समझ में आई? प्रॉब्लम कहाँ है? टर्की की प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, क्लियर हो गया इतनी। यहाँ पे टर्की को गेन क्या होगा, तो मैंने बता दिया, F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि रशिया से जब उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया था तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और उसको इससे किक ऑफ कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा ये चाहता है कि जो कुर्दिश ग्रुप है उसको सपोर्ट ना करे फिनलैंड और स्वीडन, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कि रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के फेवर में नहीं है। अगर रशिया पे सैंक्शंस के अगेंस्ट था तो उसने सपोर्ट भी किया था यूक्रेन को ड्रोन्स देने के लिए। तो ये पूरी बात है। आई होप आपको समझ में आई होगी कि नेटो के मेंबर कैसे बन सकते हैं, क्यों टर्की गुस्सा है फिनलैंड और स्वीडन से, और टर्की क्या चाहता है। आपको सारी पिक्चर्स यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, आई होप, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसमें भारत की रैंकिंग तो 136 नंबर की है। आपको बताना है कि कौन सा कंट्री टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क या नॉर्वे। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट में दीजिएगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लगा। आई होप आपको सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।